मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। इसमें रेलवे के सभी एग्जाम में TCS द्वारा पूछा गया सभी प्रश्न दिया हुआ है। इस वीडियो में फिजिक्स का क्लास 10 वीडियो देखेंगे और फिजिक्स का 500 प्रश्न आज समाप्त हो जाएगा। तो जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 से आज स्टार्ट होगा, ठीक है। 450 तक कराया हुआ है और फिजिक्स का केमिस्ट्री का अलग अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक राइफल से गोली चलाई गई है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होता है मालूम? इसमें गोली की गतिज ऊर्जा से कम होता है। इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे बंदूक से गोली निकला तो बंदूक का जो है गतिज ऊर्जा वो गोली से कम होगा, है ना। गोली जो निकलेगा या तो बुलेट जो निकलेगा उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा राइफल की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। गतिज ऊर्जा अगर यहाँ आया, गतिज ऊर्जा वाला सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। ये भी याद रखना है, कई बार आपको काम आएगा, ठीक है। और बात करते हैं कि ये जो है गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा, ठीक है। और इसमें दो तीन चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि न्यूटन का कितना नियम है? न्यूटन के गति का 3 नियम है, ठीक है। न्यूटन ने गति का कितना नियम दिया था? 3 नियम दिया था, ठीक है। पहला नियम क्या है कि कोई वस्तु अगर अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर अवस्था में रहना चाहती है, और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल के दिशा में घटित होता है, और बल बराबर हो जाता है क्या? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। और बात करते हैं तीसरा नियम क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूटन का ये जो गोली चलती है बंदूक से और पीछे की ओर जो बल लगता है बंदूक पर, वो न्यूटन का क्या तीसरा नियम पे ये लागू होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो क्या है? द्रव्यमान है ना, m और a, इसका गुणनफल ये क्या सूत्र होता है? तो बल बराबर होता है ना, F बराबर a में होता है। तो वही पूछा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। अगर पूछे कि बल का SI मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है, और बल का बीमा क्या होता है? तो बल का बीमा होता है mL/T-2 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है? तो तृतीय नियम रॉकेट लॉन्च करना, ये क्या तृतीय नियम का ये व्याख्या करता है ना। रॉकेट लॉन्च करना तृतीय नियम का व्याख्या करता है, ठीक है। तो अब बाकी क्या है? न्यूटन जो गति का है कितना नियम है? 3 नियम है। पहला नियम क्या है आपको बता दिए, दूसरा नियम और तीसरा नियम, ठीक है। तीनों बता चुके हैं। नेक्स्ट है देखिए, बंदूक से गोली चलाने पर जो बंदूक का पीछे की ओर धक्का लगता है वो भी क्या है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। रॉकेट लॉन्च होता है वो भी तीसरा नियम है। नेक्स्ट है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के कौन से नियम का है? तो ये भी तीसरा नियम का है। तो ऑप्शन नंबर सी में गति का तीसरा नियम है, ठीक है। तो क्या उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो आपको याद रखना है। जैसे कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम ही है। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का लॉन्च होना, ये तीसरा नियम है। नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ये भी तीसरा नियम का उदाहरण है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो ये तीसरा नियम पर आधारित है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 456 में क्या है? दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये भी न्यूटन का गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट है जब एक अस्थिर बस चलना प्रारंभ करती है
तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अस्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चले जाएगी, है ना। ये सब न्यूटन के तीसरे नियम के उदाहरण है। नेक्स्ट है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का देता है। तो न्यूटन का कौन सा नियम है? तो तीसरा नियम है, ऑप्शन नंबर गति का तीसरा नियम है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 460। न्यूटन के गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में लागू होता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है, तो किस परिस्थितियों में लागू होता है? पहला क्या, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाता है। तो ये तीसरा नियम का उदाहरण है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, रॉकेट लॉन्च करना। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जो है बल की परिभाषा बताता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम जो है वो क्या है? बल का व्यंजक बताता है, यानी कि सूत्र बताना है ना, बल बराबर ma। ये दूसरा नियम से पता चलता है, ठीक। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 464। किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों के वेग की घात n के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए। तो यहाँ n का मान होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 होता है, ठीक है। देखिए रॉकेट जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। रॉकेट के भीतर एक कक्ष में ठोस या तरल ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर तीव्र वेग से निकलती है, अतः निकलने वाली गैस की गति रॉकेट की गति के समान विपरीत दिशा में होगी। तो रॉकेट की गति समानुपाती गैस की चाल के पावर n होता है, यहाँ n का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलेगा? तो ये न्यूटन का जो तीसरा नियम यहाँ पे लागू होगा कि एक 70 kg का आदमी है, ठीक है, वो 50 न्यूटन के बल से 50 kg के आदमी को धक्का देता है। तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का दिया? तो वो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर, है ना, प्रतिक्रिया होती है। तो बराबर लगेगा, यानी कि 50 न्यूटन के बल से धक्का दिया तो ये 50 kg वाला आदमी भी ये भी 50 न्यूटन के बल से पीछे धक्का देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद अस्थिर होता है, ठीक है, याद रखना है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है? अस्थिर होता है, ठीक है। और रॉकेट जो है वो किस नियम पे आधारित है? तो न्यूटन के तीसरा नियम पर है। क्वेश्चन नंबर 468। अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को ये क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है ना। अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति वो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है
ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। तो गति का जड़त्व है ना, ताकि गति का जड़त्व जो है उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। नेक्स्ट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो ये जड़त्व के कारण, जड़ता के कारण है ना, जड़ता के कारण ये हटता नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ भी समझ लीजिए। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़ता के कारण हटता नहीं है। वस्तुओं का प्रारंभिक अवस्था यानी कि विराम या तो गति अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व कहते हैं। अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या तो समान वेग में चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो गैलीलियो ने दिया था, ये भी याद रखना है। और जड़त्व का नियम को ही न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, किसी अस्थिर वस्तु के अस्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया, ये क्या है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है ना? तो ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? जड़त्व है ना। जड़त्व का जो अभी नियम पढ़े थे, ये जड़त्व कहलाती है, ये प्रक्रिया जड़त्व कहलाती है। ठीक है, कोई वस्तु अस्थिर में है तो अस्थिर में रहना चाहती है, या गति में गति में ही रहना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। ठीक है, और ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है और ये जड़त्व का नियम भी है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 473, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो यानी कि जब जैसे कि कोई सीमा रेखा है, वहाँ तक पहुँच गया, फिर भी आगे वो दौड़ता रह जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है, यानी कि गति में है तो गति में वो रहना चाहती है, इसके कारण। ठीक है, तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट है, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम ये दिया था, ये यहाँ पर आइजैक न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी गति या विराम की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम आइजैक न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल वो जड़त्व के कारण होता है ना। ये बल जड़त्व के कारण होता है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है, ये जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? तो यह कथन किस नियम को व्याख्या करता है? तो ये करेगा कौन सा? तो ये जड़त्व का नियम है ना, 476 का 476 का बी है ना, जड़त्व का नियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 476 का बी, जड़त्व का नियम इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और थोड़ा यहाँ भी समझ लेंगे कि जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है, अर्थात इनके परिवर्तन का विरोध करती है। जब गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो जड़त्व के कारण उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। जब कार्ड को धक्का दिया जाता है तो वह गति की अवस्था में आ जाता है, जबकि सिक्का जड़त्व के कारण अस्थिर अवस्था में बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच जड़त्व का मान अधिकतम होता है। ठीक है, इसको यहाँ भी समझना है कि किसी भी वस्तु का एक प्राकृतिक गुण जो कि उसकी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। एक भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है, अर्थात
वस्तु का जड़त्व उसके भार के समानुपाती होता है, अर्थात भार बढ़ने के साथ जड़त्व बढ़ता है, भार घटने के साथ वस्तु का जड़त्व कम होता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, हवाई जहाज, बस आदि भारी वाहन है, उसके जड़त्व का मान सबसे अधिक होगा। यहाँ बल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि MA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। बल बराबर है ना F बराबर। अब बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, बल का नियम जो है क्या है? बल का परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से प्राप्त करते हैं। अब बल का जो सूत्र है वो न्यूटन के गति का दूसरा नियम से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? ठीक है, एक बार फिर समझिए। देखिए, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया गया तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल क्या होगा? तो कुल बल बराबर, फॉर्मूला ये लिख लेना है, सूत्र रूटेंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, दोनों बल जब एक ही दिशा में कार्यरत है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा? 0, यानी कि कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला पे लगा देना है, रूटेंडर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 और F2, इसका क्या हो जाएगा? ये सूत्र हो जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये रूट से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएगा, 10 और 5 क्या हो जाएगा? 15 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? 10 और 5 15 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल डैश के समान होता है। तो ये वस्तु का वजन के समान होता है। ठीक है, यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। अब वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वजन के समान होता है। नेक्स्ट है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है तो प्रयुक्त बल क्या होगा? तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर हो गया ma, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। ma कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F की विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की अस्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो ये कौन करता है? बल, है ना, पहले भी पढ़े थे कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे तो वो बदलते नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ये बल जो कि बदलने का प्रयास करती है तो बदलती है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब तक इस पर कोई बल ना लग रहा हो, है ना, जब तक इस पर कोई बल ना लगेगा तो अगर गति में तो गति में ही रहना चाहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो ये जो बल है ये प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। ठीक है, बल एक ऐसी सदिश राशि है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती है, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, यानी कि फिर समझिए, एक वस्तु द्वारा ही किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है। ठीक है, अपने अपने नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसलिए इसके अकेले कभी ये नहीं होता है, अर्थात समस्त वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर
mg लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है? तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, इसका करेक्ट आंसर है एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन। यदि वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु पर लगने वाले बल को संतुलित बल कहते हैं। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल के प्रभाव में हमेशा वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। बल बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना, द्रव्यमान यानी m इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव्यमान गुना त्वरण क्या कहलाता है? तो वो बल कहलाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। नेक्स्ट है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है ना। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का प्रभाव क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, और प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या तो पास्कल। नेक्स्ट है मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? मुक्त रूप से गति में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होता है? निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, या निकाय 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा, या निकाय 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। देखिए F बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है m इंटू ए, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान यहाँ पर दिया हुआ है 10, ठीक है, और जो बल जो न्यूटन दिया हुआ है 10 न्यूटन जो बल ये भी 10 दिया हुआ है। तो इधर यहाँ F के जगह पर 10 रखते हैं। ठीक, फिर द्रव्यमान दिया हुआ 10 और इंटू ए, तो यहाँ पर 10 को इधर ले आएंगे, 10/10 यानी 1 से कट जाएगा, तो यहाँ त्वरण बराबर निकल जाएगा 1, यानी कि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण जो है निकाय जो है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 491। यदि एक वस्तु दोनों सिरों पर पकड़कर खींची जाती है, देखिए कोई भी वस्तु है तो दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? खिंचाव कहा जाता है ना, उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट है एक अस्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा क्या होगा? तो बल बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, और त्वरण क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन देखिए 4 था, 4 से कितना हो गया? 7 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ? 3। तो देखिए द्रव्यमान यहाँ पर कितना है? 5। ठीक है, द्रव्यमान तो ये हो गया, और त्वरण लिखेंगे वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग परिवर्तन कितना हुआ? 3। दर यानी परिवर्तन की दर यानी बटा समय, समय कितना? 2 सेकंड दे, बटा में 2 दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 × 15/2, 15/2 यानी 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बल बराबर कितना निकल गया? F बराबर 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 100 ग्राम द्रव्यमान की एक क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है। खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा? तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल बराबर क्या होगा? औसत बल बराबर होता है आवेग बटे समय। तो आवेग बटे समय, तो आवेग कैसे निकालेंगे? तो देखिए आवेग निकालना है, देखिए आवेग क्या होता है? आवेग मतलब हो गया संवेग में परिवर्तन बराबर आवेग, है ना, संवेग में परिवर्तन जो हुआ वही आवेग कहलाया। ठीक है, आवेग के बराबर होगा, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? देखिए प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकंड, द्रव्यमान दिया हुआ है इतना,
ठीक है। 100 ग्राम यानी कि इसको केजी में बदलेंगे तो 0.1 kg। समय दिया हुआ ये, तो संवेग में परिवर्तन क्या बराबर हुआ, द्रव्यमान गुना वेग में परिवर्तन, है ना। v माइनस u यानी कि अंतिम वेग, अब माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि 0, तो 0 है ना, यहाँ पर वही किया है। द्रव्यमान यानी कि 0.1 और अंतिम वेग यानी कि v माइनस प्रारंभिक वेग 30 यानी कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 0.1 और इंटू माइनस क्या हुआ -30 है ना। तो 0.1 -30 करेंगे तो पॉइंट से शून्य चला जाएगा, तो 3 होना चाहिए। हाँ 3 है, ठीक है 3 है तो माइनस में होगा, है ना, माइनस यहाँ है तो -3 है ये, ठीक है -3। तो -3 निकला। संवेग में परिवर्तन बराबर क्या है, यानी कि आवेग कितना निकला -3, ठीक है। तो आवेग बराबर होता है औसत बल गुना समय, आवेग बराबर औसत बल गुना समय, और औसत बल निकालना है तो आवेग बटे समय हो जाएगा, ठीक है। तो आवेग कितना आया यहाँ 3 माइनस, ठीक है, बटे समय कितना देगा 0.05 समय दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो -60 आएगा। तो औसत बल यानी कि F बराबर क्या आ गया -60, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया, है ना, -60 न्यूटन, है ना। देखिए यहाँ 30 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, द्रव्यमान 100 ग्राम दिया हुआ है, केजी में बदलेंगे 0.1 हो जाएगा, समय 0.05 सेकंड दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया -60 न्यूटन, ठीक है। और इसका जो है PDF भी टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक 2 kg की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, इस पर लगने वाला कुल बल है। तो बल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान ये दिया हुआ 2 kg, त्वरण दिया हुआ 4, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 494 का डी। का डी इसका करेक्ट आंसर हो गया था, ठीक है, डी। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 kg द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना हुआ है 100 kg, ठीक है, बल बराबर निकालना है तो 100 kg, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर का त्वरण कहा जाता है। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड था, और हो जाता है कितना 15, तो परिवर्तन कितना हुआ 10, है ना। वेग में परिवर्तन की दर यानी कि बटा समय कितना देगा 5 सेकंड, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 गुना 100 यानी 200 न्यूटन। बल पूछा है तो न्यूटन होगा ना, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है, तो उस पर लगने वाला बल की मात्रा क्या होगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान ये दिया हुआ है, त्वरण ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ, है ना। तो द्रव्यमान गुना त्वरण कर देंगे, 20 चौक 80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। देखिए बल बराबर क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर दिया हुआ है ना 100 न्यूटन, यानी कि 100 यहाँ लिख दीजिए, बराबर द्रव्यमान दिया हुआ 50 kg, ठीक है, और त्वरण निकालना है ना, त्वरण इंटू ए, तो ए निकालना है, ठीक है। तो ये 50 यहाँ गुना में, तो इधर आ जाएगा बटा में, तो 50 दूनी 100, 2 से कट जाएगा, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो त्वरण वो क्या हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अस्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो ये क्या हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ। ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड जो होता है वेग होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो त्वरण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो
बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गणना करें। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान कितना देगा, 5 kg। त्वरण क्या है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो परिवर्तन कितना हुआ, 6 से 8 हुआ, यानी कि 2 हुआ। तो परिवर्तन की दर कितना, दर यानी कि बटा समय यानी कि बटा 2। तो ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो बच गया कितना, 5 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आप कभी नहीं अगर न्यूमेरिकल बनाए तो वो भारी लगता है, जब रेगुलर बनाने लगता है तो काफ़ी आसान लगता है। ठीक है, तो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे पूरे सारे न्यूमेरिकल आपसे बनने लगेगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 499। यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु पर लगाएगा बल क्या होगा। बल बराबर क्या था, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान 25 गुना त्वरण, ये होगा 25 × 200। 200, अब 200 यहाँ देखिए सभी में, तो आंसर कौन सा होगा। तो पूछा क्या, बल। बल का ऐसा मात्रा क्या आता है, न्यूटन। तो न्यूटन वाला खोजेंगे। एन कहाँ लिखा है, यहाँ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। तो देखिए किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी, है ना, बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी आकार में परिवर्तन न होने का गुण, जैसे देखिए उस पर कोई बाह्य बल लगाएं, आकार में परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या कहलाता है, दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बाह्य बल होगा और यहाँ पर दृढ़ता हो जाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अब यहाँ तक हम लोग क्या है 500 क्वेश्चन फिजिक्स का समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का 500 प्रश्न समाप्त हो चुका है। केमिस्ट्री का भी लगभग 250 प्रश्न समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स का 500 प्रश्न समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग करेंगे बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का चलने देंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, यानी कि तीनों का 500 प्रश्न पहले पूरा कर देंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी जो बाकी रहेगा क्वेश्चन सब। ठीक है, तो 500 प्रश्न तीनों से, क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट से कोई जो कि सफलता मिलती नहीं है, इसलिए सभी को पढ़ना एवरेज के साथ अति आवश्यक है। तो इसलिए आप किसी एक सब्जेक्ट को खूब पढ़ लें और बाकी सब्जेक्ट छूट जाए तो वो भी मज़ा नहीं आता है, इसलिए तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। ठीक है, तो फिजिक्स का 500 प्रश्न समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री का 250 पर है। तो कल से क्या है, बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और तो यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों चलेगा और फिर तीनों का जब 500 हो जाएगा फिर आगे बढ़ेंगे, जो आगे क्वेश्चन बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें।